दोस्तों, आज आप सभी लोगों का साथ है और अल्कोहलिक एनर्जी के सुंदर मार्गदर्शन है। यही कारण है कि मैं आज शराब के पहले दूसरे घुट से दूर हूँ और एक संतुलित जीवन जीने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर से एक बार मैं इस आध्यात्मिक ऑनलाइन ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि फिर से आप लोगों ने मुझे एक अवसर दिया। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अस्त व्यस्तता मेरा एक 15 से 20 साल का शराबियत है, अल्कोहलिज्म। और ये जो सब्जेक्ट दिया गया चेयरमैन साहब ने, ये शराबी दिनों में मैंने कभी अपने आप को माना ही नहीं था कि मुझे शराब के सामने सरेंडर होना पड़ेगा। मैं कभी दारू में पहले पहले सरेंडर होता ही नहीं था। मुझे लगता था कि मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं उस टाइप का शराबी नहीं हूँ जो मुझे सरेंडर होना पड़ेगा। ये इगोइस्टिक मेंटेलिटी थी मेरी। एक बड़ा ईगो था मेरे अंदर में। तो कुछ साल तक, 10, 12, 15 साल तक ये सिलसिला चलते रहा और बाद में ऐसा एक झंझावात चालू हो गया शराब पीने का कि मतलब नॉन स्टॉप मेरी शराब चालू हो गई, सुबह दोपहर शाम। और सुबह पैटिया 2-3 बजे से ही चालू होती थी। पर मैं ये ऐसा ये सारी चीजें क्यों कर रहा हूँ, क्यों हो रही है, ये मेरे को समझ में नहीं आता था। पर मेरे घर के लोग बोलते थे कि यार तुम्हारी शराब ठीक नहीं है, अभी तुम पहले के समान शराब नहीं पी रहे हो, गाली गलौज, दंगा फसाद, काम धंधे सारे निकल रहे हैं, सोशल बाइकआउट हो रहा है, समाज में कोई उतना पूछा नहीं जा रहा है। मतलब ये सारी चीजें हो रही थी, बावजूद उसके मैं समझ ही नहीं रहा था कि एक्चुअली मुझे हुआ क्या है। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे जब सेकंड टाइम अल्कोहलिक एनर्जी की मीटिंग में जब मुझे लाया गया, मजबूरन तो भी चलेगा, क्योंकि पहली बार जब मुझे लाया गया था तब मैंने घुटने नहीं टेका था। जैसे वो हमारे अभय भाई हमेशा बोलते हैं कि मध्यपास के फटकों ने ऐसी मार मारी है कि जिसके चलते मैं घुटने के बल पे आ गया। ऐसा मेरा नहीं था दोस्तों। शुरुआत में साइकेट्री के पास में मुझे जब रखा गया था, उसने बोला था कि भाई अभी तुम दारू नहीं पी सकते, तुम दारू पियोगे तो मर जाओगे। एक माइनर ऑपरेशन हो गया था मेरा। वो डॉक्टर ने बोला, नीलेश ने बोले अभी तुम टाके निकालने के लिए आए हो, बोले अभी ये 7-8 टाके खुलेंगे, बोले अभी तुम दारू नहीं पी सकते, तुम मर जाओगे। दोस्तों, उसको भी नहीं माना मैंने, साइकेट्री की नहीं माना मैंने। और उसके बाद में रिहाब सेंटर में रहा। रिहाब सेंटर से आने के बाद में 100 दिन के बाद में उनकी भी नहीं माना मैंने। और फिर मतलब सरेंडर हुआ ही नहीं मैं कभी। मैं कोई भी चीज को एक्सेप्टेंस दिया ही नहीं। इसका परिणाम ये हो गया है कि जो मेरी अस्त व्यस्तता हो गई, इतनी भयानक हो गई कि चारों मुंडे चीत हो गया मैं। मतलब सुनामी मेरी लाइफ में आ गई, पूरी तरह सुनामी आ गई। मतलब तब तक मेरा परिवार भी जल जा चुका था। भी इसके बाद में वो भी मेरे को जो आई एम पावरलेस टू अल्कोहल एंड माई लाइफ इज अनमैनेजेबल। तो ये अनमैनेजेबल में जो मेरी लाइफ थी दोस्तों, रात के 12 बजे इतनी भयानक शराब पी के आया था मैं कि मैंने शादी से लेकर जो 15 साल, 2003 में मेरी शादी हो गई और 2016 में मेरे मिसेज और मेरा परिवार चला गया था, तो मैंने वो साड़ियों का गत्ता हो गया था, इतनी कैंची से काट रहा था मैं। मतलब 12-13 साल में जितने भी मैंने मेरी मिसेज को साड़ियां लेके दिया था, वो पूरी की पूरी साड़ियां मैंने काट के, सलवार सूट काट के रख दिया था। और वही मेरे हाथ में जो औजार था वो मैंने मेरी मिसेज को चिपका दिया था रात के 12-12:30 बजे। पर मैं मान नहीं रहा था दोस्तों कि ये मेरी अवस्था ऐसी क्यों हो गई है, इतनी अनमैनेजेबिलिटी क्यों हो गई है, या ऐसा क्यों हो कर रहा हूँ मैं। एक अच्छा परिवार से बिलोंग करता हूँ, अच्छा पढ़ा लिखा हूँ मैं, कुछ समझता हूँ मैं, अच्छी जगह मेरे काम धंधे थे, नामचीन डिपार्टमेंट भारत सरकार में मैं काम करता था, डिफेंस, रेलवे, WCL, माइल। मेरे को आना बंद कर दिया गेट से। बोले सिक्योरिटी गार्ड, बोले बिल्कुल नहीं, बोले तुम आए आ नहीं सकते, बोले हमारे रीजनल डायरेक्टर ने बोले तुमको मना किया। डिफेंस में जाता था तो वहाँ GM ने मना कर दिया। लेकिन दोस्तों, ये पागलपन था सवार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा ही सिलसिला दोस्तों काफी सालों तक चलते रहा। लेकिन मेरी शराब रुकने का कोई नाम नहीं।
अभी मैं सब्जेक्ट पे आऊंगा दोस्तों कि एक्चुअली ये आई एम पावरलेस और अल्कोहल। सही में ये जब धीरे धीरे मैं जब मीटिंग में आना चालू किया और थोड़ा सा कुछ मेरे को टाइम लगा क्योंकि मैं मेंटल डिसऑर्डर था। तो जब देखता हूँ मैं कि भाई यहाँ कुछ लोग स्टेप्स के ऊपर में काम करने की बात कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत अच्छी जिंदगी जीने की बात कर रहे हैं, बड़े अच्छे साफ सुथरे दिख रहे हैं, और मैं तो महीना भर 1.5 महीना आ रहा था, लेकिन वो पागलपन बहुत भयानक सवार था। तो समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो दोस्तों, जैसा कोई साहूकार जब ब्याज के पैसे देता है तो मुझे उसका कर्जा चुकाने के लिए वो ब्याज का पैसा लेंगे ही। तो वो कुछ भी करके मेरे को पैसे का जुगाड़ करना पड़ता था। तो वैसा ही मुझे शराब के मामले में मेरे को जुगाड़ करना पड़ता था। यानी अभी नहीं, मुझे अभी शाम को चाहिए, नहीं मुझे अभी दोपहर में चाहिए, नहीं मुझे अभी सुबह चाहिए ही चाहिए। कोई सरेंडर नहीं था, कभी सरेंडर नहीं हुआ मैं। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों मैं इधर में देखने लगा, और थोड़ा सा कुछ हफ्ते महीने के बाद में एक थोड़ी चेतना जागृत हुई। तब मैं खुद से ईमानदार नहीं था, ये एक बात समझ में आई। थोड़ा बिग बुक का भी रेफरेंस दूंगा, मैंने वहां लिखा है कि भाई सम अल्कोहलिक आर कॉन्स्टिट्यूशनली इनकैपेबल ऑफ बीइंग ऑनेस्ट। कभी भी मैंने खुद के प्रति ईमानदार नहीं था, मैं बेईमान टाइप का इंसान था। ये दोस्तों आप लोगों से मैंने सुनना चालू किया, ओल्ड टाइमर की मदद लिया, स्पॉन्सर की मदद लिया, और तब धीरे धीरे मेरे अंदर में जितने भी ग्रीवेंसेस थे, मेरी जो समस्याएं थी, जो मेरी परेशानियां थी, तो मैंने उनको बताना चालू कर दिया। और धीरे धीरे, क्योंकि पहले यहाँ बोला गया है कि भाई 16,000 कारण है तो 32,000 कारण है, ये सुनता था मैं दारू पीने के, लेकिन दारू नहीं पीने का कोई कारण ही नहीं। तो दोस्तों ये धीरे धीरे ये जो पहला कदम है मैंने मेरी जिंदगी में अप्लीकेबल करने का काम किया। क्योंकि मैंने अभी भी आपको दिया उदाहरण, रिहाब में आने के बाद में एक ऐसा खतरनाक रिजर्वेशन था मेरा कि मेरी ऐसी अस्त व्यस्तता नहीं हुई है। मैं इतना पंगु नहीं हो गया हूँ, मैं इतना लाचार नहीं हो गया हूँ, मैं इतना मजलूम नहीं हुआ हूँ। जैसे बाकी लोग जैसे रिक्शा में आते हैं या साइकिल में आते हैं, मेरा ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब ये मेरा घमंड था, ये पूरी तरह ओत पोत का घमंड। तो मैं सरेंडर होने के लिए कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं। रिहाब से आया मैं, महीना 1.5 महीना मैंने शायद मीटिंग किया, फिर मेरे जो भी काम धंधे थे वो धीरे धीरे जाना चालू हो गए। लेकिन मैं मान नहीं रहा था दोस्तों। लेकिन यहाँ आते रहने से और खास तौर पे थोड़ा सा एक मन लग गया मेरा कि यार मेरे पहले आए हुए जो मेंबर्स है ये तो कुछ अलग ही बात बता रहे। ना डॉक्टर ने बताया मेरे को ये बात, और ना ही मुझे साइकेट्री ने बताया कि भाई सम अल्कोहलिक सफर फ्रॉम पैनिक इमोशनल एंड मेंटल डिसऑर्डर। ये एक चीज समझ में आई दोस्तों कि ऐसा मैं पैनिक टाइप का एक असाध्य, और मैं भावनिक रूप से, और साथ ही साथ मैं मेंटली डिसऑर्डर हूँ। मैं भाई एक नॉर्मल कोर्स का बेवड़ा नहीं हूँ, या मैं शराबी नहीं हूँ। क्योंकि कुछ लोग बहुत ही एकदम इमोशनल और बहुत ही मेंटल डिसऑर्डर होते हैं। फिर मुझे वो लेने के लिए, प्रोग्राम लेने के लिए मुझे बड़ी तकलीफ होती थी, क्योंकि इमोशनल टर्माइल में मैं घुसता था, और घुस जाने के बाद में भावनिक मेरी उथल पुथल होती थी। और उसके साथ में मेरा जो मेंटल डिसऑर्डर है, मतलब मेरा जो पागलपन है, वो मेरे को बड़ा अटपटा सा लग रहा था। पहले 1.5 महीना रहा मैं दोस्तों, और फिर मेरी यहाँ से उछल बांगड़ी हो गई, मैं फिर बाहर हो गया। लेकिन दोस्तों सेकंड टाइम में जब आया मैं, और ग्रेजुअली धीरे धीरे स्टेप वर्क की तरफ में मैंने काम करना चालू किया, तो कैरी केवल प्रोग्राम शराब से दूरी का ये नहीं मुझे बताया गया कि यहाँ बोला गया कि अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम जो है ये केवल शराब से दूरी का नहीं है। अल्कोहलिक एनोनिमस इज नॉट अ प्रोग्राम टू गेट सोबर, इट इज अ प्रोग्राम टू लिव योर लाइफ सक्सेसफुल एंड टू बी हैप्पी वंस इन गेट ए सोबर। दोस्तों ये बात समझ में आई, केवल शराब छोड़ने का प्रोग्राम नहीं है। जब मेरी शराब यहाँ आते रहने से जब दूरी आ जाती है, तो उसके बाद का जो जिंदगी है, उसके बाद की जो लाइफ है, एक सक्सेसफुल लाइफ, सक्सेसफुल यानी फाइनेंशियली ग्रोथ की बात नहीं करता है एए का प्रोग्राम। यह है मेरी स्पिरिचुअल रिकवरी की बात करता है, मेरी आध्यात्मिक रिकवरी की बात करता है, और टू बी सो हैप्पी एंड वंस यू गेट द सोबर, यानी एक एंजॉयफुल लाइफ, एक सुंदर जीवन। ये जब दोस्तों मैंने सुनने लगा,
तब मैं तो यही सोचता था कि भाई मुझे जिसने भी लाया है यहाँ पे मेरे को दारू का प्रॉब्लम है, बाकी मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ धीरे धीरे आते रहने से, आप लोगों से, ओल्ड टाइमर से सुनते रहने से, वो बताते थे, हमारे नागपुर के ओल्ड टाइमर है जीवन भाई, वो हमेशा बताते, अगर मैं स्टेप वर्क नहीं करूँ तो ये समझ जाना कि भाई मैंने 100 रुपए के स्टैम्प पे अपनी मौत लिख दिया हूँ, मौत का फतवा जारी कर दिया। तो ये शेयरिंग सुन के, ये आप लोगों के अनुभव सुन के ऐसे बाल खड़े होते थे। मतलब बोलो तो कहना क्या चाहते हैं भाई, 100 रुपए के स्टैम्प पे मैंने मेरे जेब में रख दिया हूँ और वो मेरा मौत का फतवा है। इसका मतलब ये है कि मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं 5 महीने हो गए थे और मुझे लगा था कि भाई अभी मेरे जो प्रॉब्लम्स दूर नहीं हो रहे हैं ना, परिवार आ रहा है, मेरा परिवार चला गया था, बच्चे बात नहीं कर रहे, पैसे तो मैं इनडायरेक्टली दे रहा था, तो मिसेज बात नहीं कर रही है, तो उसमें भी मैं थोड़ा इमोशनली टर्माइल में घुस गया था। मैं भावनिक उथल पुथल हो गई थी। मैं बोला यार ये मीटिंग फिटिंग से मेरा कुछ होने वाला नहीं है, चलो मैं ताड़ोबान नेशनल पार्क से आया हूँ, जंगल से आया हूँ, इधर ही नक्सलाइट बन जाऊंगा। ये मेरी मेंटेलिटी बन गई थी, यानी मैं पूरा विद्रोही बन गया था। ऐसी विद्रोही विद्रोही मानसिकता बन गई थी मेरी। एक मैं बागी बन गया था, शराब ने मेरे को बागी बना दिया था, एक अतिरेकी बना दिया था। लेकिन मैं थोड़ा सा अगर पीछे जाके देखता हूँ तो सैन्य में ऐसा था क्या? मैं तो एक अच्छा धार्मिक सामाजिक लेवल पर काम करने वाला इंसान, मदद करने वाला इंसान, और मैं साला विद्रोही कैसे बन गया? रिबेलियन बन गया मैं। अभी 4-5 दिन पहले का डेली रिफ्लेक्शन है। मैं एक क्रिएटिविटी थी मेरे अंदर में, एक रचनात्मकता थी, मुझे जो समाज में इज्जत थी, मेरे को घर में इज्जत थी, और बाद में दारू ने मेरे को विद्रोही बना दिया। क्रिएटिविटी इज द हाईएस्ट रिबेलियन इन एग्जिस्टेंस। रचनात्मकता में अस्तित्व, ये सबसे बड़ा अतिरेकी है, विद्रोही है, विद्रोह है। ये दोस्तों मैंने, ये सारी चीजें मेरे को मालूम ही नहीं थी। लेकिन जब आपके अनुभव सुनने लगा और कंसंट्रेशन थोड़ा बढ़ाते गया कि नहीं यार भाई, प्रोग्राम कुछ और कुछ कहना चाहता है, केवल शराब का दूरी का मामला नहीं है दोस्तों। तो ये धीरे धीरे दोस्तों कुछ चीजें समझ में आई आपके अनुभव से, और फिर लगा मुझे कि नहीं यार इधर अपना कुछ हो सकता है, एक विलिंगनेस आई। 5-6 महीने के बाद में मुझे बोला, मैं जहाँ पे मीटिंग करता था, स्पॉन्सर की मदद लेता था, वहाँ उन्होंने बोला मुझे कि अभी तुम स्टेप वर्क करो, तुम्हारे स्टेप की तरफ में ध्यान नहीं है, तो इसलिए बोले तुम्हारी उथल पुथल हो रही है। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस, स्टेप की प्रैक्टिस करने लगा, और प्रैक्टिस ही नहीं करने लगा तो इनको मैं अपने लाइफ में एप्लीकेबल करने का प्रयास करने लगा। तो दोस्तों 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने के बाद में मेरी मिसेज जहाँ मैं मीटिंग करता था वहाँ मुझे वो मिलने आई, और उसके बाद में पैचअप हुआ। फिर भी उसने वो 5 महीने का टाइम लिया, यानी 11 महीने के बाद में मेरी मिसेज मेरे साथ में आई। मैं 11 महीने निरंतर मीटिंग कर रहा था, सुबह दोपहर शाम। लेकिन दोस्तों परिवार नहीं होने से, फैमिली नहीं होने से, मैंने दिन में कभी चावल और रोटी नहीं खाया, लेकिन प्रोग्राम मीटिंग करते रहा। एक शेरर ने बोला था कि भाई शराब के दिनों में जैसी क्रेविंग आती थी, वैसी क्रेविंग बोले मीटिंग में होना चाहिए बोले, कुछ भी हो जाए, परिस्थिति कैसी भी हो जाए, लेकिन मीटिंग नहीं छोड़ना, फेलोशिप नहीं छोड़ना। लिटरली दोस्तों मैं 11 महीने घर से बाहर था, मैं दिन में चावल रोटी नहीं खाया, दाल नहीं खाया। जो भी दोपहर की मैं मीटिंग करता था, वहाँ पे जो भी मिलता था नाश्ता, तो वो करता था बस, पोहा तो कभी कुछ। लेकिन जब ये देखता हूँ मैं अभी अपने आप को कि भाई सही में प्रोग्राम में कितना मादा है दोस्तों, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना, अपनी जर्नी चालू हो गई और स्टेप वर्क करना चालू किया दोस्तों। नए अल्कोहलिक भाई को मिलना, फेलोशिप में रहना, सर्विस में रहना, ये मुझे भी बड़ा अच्छा लगता था। नहीं यार, एक जिंदापन की मिसाल, क्योंकि मैं बहुत बार बच्चे को खातिर दारू पी रहा हूँ, मेरे मन से मेरी मिसेज ने काम नहीं किया, उसके लिए दारू पी रहा हूँ, कोई मर गया, ये क्या कारण है साले, ये कोई कारण है नहीं थे। लेकिन ये पागलपन ने मेरे को ऐसा इस बीमारी में डाल दिया था, मैं मानता ही नहीं था ना। मैं बोला ये मेरी लत है, ये मेरा एडिक्शन है, ये मैं कभी भी बंद कर सकता हूँ। मेरी जो दारू पीने की ये लत है, ये एडिक्शन में आ गया मैं। मुझे ये बीमारी मालूम भी नहीं थी कि भाई मद्यपान नाम की कोई बीमारी होती है। लेकिन जब दोस्तों सुनने लगा धीरे धीरे, समय काफी लगा, क्योंकि वो मेंटल डिसऑर्डर ऐसा भयानक था मेरा कि मेरी चेतना गायब हो गई थी। मेरी जो स्कल है, मतलब खोपड़ी, तो खोपड़ी ने काम ही करना बंद कर दिया था। तो कैसा होऊंगा, क्या होऊंगा, फिर से खड़ा होऊंगा कि नहीं होऊंगा? तो दोस्तों ओवरऑल मैं एक्सेप्टेंस किया एक पहले कदम को 101%। फिर उसमें कोई कंडीशन नहीं। जैसे फर्स्ट पहली दफा जब मैं आया था, मैंने बोला कि उस समय मेरा रिजर्वेशन था, मेरी कंडीशंस थी, 100% मेरा सरेंडर नहीं था। लेकिन सेकंड टाइम में जब दोस्तों आया मैं ए में, जब मुझे लाया गया, तो उसमें फिर कोई
अनकंडीशनल 100% सरेंडर होना पड़ा मुझे कि भाई अभी शराब ने मेरी पूरी तरह वाताहत अस्त व्यस्तता कर चुकी है और मैं आज शराब पीने के लायक नहीं बचा। ये पहला जो कदम है मैंने उसको लॉक कर दिया दोस्तों, पूरी तरह लॉक कर दिया। और मेरे ओल्ड टाइमर और मेरे स्पॉन्सर भी बोलते थे कि भाई अभी पहले कदम के तहत हमको 100% सरेंडर अनकंडीशनल होना पड़ेगा, उसके बाद में ही प्रोग्राम चालू होता है। तो दोस्तों ये शुरू में थोड़ा सा तकलीफ जा रही थी, नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन एक उत्साह दिखता था हर प्रोग्राम में। और जैसे अभी पोले की रिट्रीट बोले उस समय, तो कभी होली की रिट्रीट, तो मैं बोला नए नए लोग दिख रहे हैं, बड़े अप टू डेट दिख रहे हैं। और मैं मेरी अस्त व्यस्तता देखता था, यानी पूरा मैं ग्राउंड लेवल पर आ चुका था। मतलब वो जो बोलते हैं ना यहाँ पे जो एक मेजरमेंट, एक शराबी का मेजरमेंट की को मेजरमेंट नहीं कर सकते, यानी इतना मैं डूब चुका था, मैं पूरी तरह इसमें खत्म हो गया था। लेकिन दोस्तों ये आपके जो अनुभव थे इतने स्ट्रांग थे, मेरे कितने भी ग्रीवेंसेस रहते होंगे, मेरी कितनी भी समस्या रहती थी, लेकिन उससे कहीं गुना आप लोगों के जो अनुभव थे, और थोड़ा बहुत मैं लिटरेचर की तरफ भी ध्यान देता था, तो ऐसे बाल खड़े होते थे कि भाई इतना खतरनाक क्या मामला है ये। तो दोस्तों मैं धीरे धीरे इसके प्रति जब मैं सरेंडर हो गया और डेली मीटिंग करने लगा, अपनी खुद की इन्वेंट्री लेने लगा, ऑब्जर्वेशन करने लगा, मैं अमेंड्स करने लगा, मैं खुद का सेल्फ डिटेक्शन करने लगा, सेल्फ इवेल्युएशन करने लगा कि मैं यार कैसी जिंदगी मेरी एकदम अस्त व्यस्त हो गई। क्योंकि यहाँ बार बार उदाहरण दिया जाता है कि भाई डायबिटीज के पेशेंट को मालूम है कि मैं अगर रात में या दिन में अगर ज्यादा मीठी चीज खाऊंगा तो मेरा मुझे तकलीफ होगी। लेकिन मैं तो साला रात के 2 बजे और 3 बजे जैसी मेरी जाग मुझे आता था, मैं जागता था तो मुझे दारू ही लगती थी। लेकिन बाद में धीरे धीरे समझ में आया कि डॉक्टर सिल्कवर्थ ने बोला है कि भाई देर इज नो केमिकल सोल्यूशन इन अल्कोहलिज्म, द सोल्यूशन इज ओनली स्पिरिचुअल। रासायनिक कोई भी उपाय नहीं है एक शराबियत को शराब छोड़ने के लिए, केवल और केवल आध्यात्मिक है। तो दोस्तों ये नई नई चीजें जब मैं पढ़ने लगा, आप लोगों से सुनने लगा, तो मुझे भी बड़ा लगा कि नहीं यार, मेरा जो अस्तित्व मैंने खोया था, मेरा पूरा अस्तित्व मिट्टी फलित हो चुका था, तो मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो एक विलिंगनेस आई, विलिंगनेस, इच्छा जागरूक हो गई दोस्तों, और फिर एक विश्वास आया और एक श्रद्धा बढ़ने लगी। परिस्थिति इतनी पैराडॉक्स थी, इतना विरोधाभास था परिस्थिति का कि रहने के लिए छत नहीं था, काम धंधे पूरे चले गए थे, समाज में बाइकआउट कर दिया था, सोशल बाइकआउट हो चुका था, फैमिली नहीं थी, काम धंधे पूरी तरह चले गए थे ना, यानी कैसा कि एकदम भीख मांग रहा था मैं। आखिरी का मेरा जिंदगी का पड़ाव ऐसा था दोस्तों कि मैं 10 और 20 रुपए के लिए चेहरे देखकर भीख मांगने की भट्टी के सामने खड़ा होता था। ऐसी भयानक नौबत मेरे ऊपर में आई थी। लेकिन मैं इतना खतरनाक रिवेलियन, इतना खतरनाक मतलब विद्रोही ये शराब मुझे करेंगी, अतिरेकी बना देंगी मुझे, ये दोस्तों मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन इधर में जब मुझे लाया गया था, तब ये सारी चीजें आज त्या गोष्टींना मी सगळं उलगडतो किंवा मी त्याचं ऑब्झर्वेशन करतो, तर ह्या चौथ्या कदमावर मी स्टेपवर प्रॅक्टिस करतो, तर तिथं दिसतात की मी किती म्हणजे नालायक किस्म आणि कितनी कमीना आणि कितना घमंडी। ये बेसिक और बेसिक कारण इसका मालूम पड़ा कि मेरा जो ईगो है, क्योंकि आप बोला गया ईगो नेवर एक्सेप्ट द ट्रूथ। मेरा जो घमंड है सच्चाई को नहीं मानता, कभी नहीं मानता। इतनी खतरनाक अस्त व्यस्तता हो गई, फिर भी मैं अपने आप को मान नहीं रहा हूँ कि मैं शराबी हूँ। फिर भी अपने आप को मैं मानना सरेंडर नहीं कर रहा हूँ। पहली दफा जब आया था मैंने तो बिल्कुल नहीं किया अपने आप को सरेंडर, पूरा रिजर्वेशन। लेकिन दोस्तों फिर मैं अपना दिमाग लगाता था कि यार उसके कारण, फलाने के कारण, ढिकाने के कारण, ये सब फालतू की बातें थी। लेकिन दोस्तों जब रिगर्स ऑनेस्टी के साथ में धीरे धीरे आगे बढ़ते गया, तब मुझे मेरा प्रतिबिंब, मुझे मेरा एक्सरा मेरे सामने दिखने लगा। और तब मुझे ध्यान में आया कि नहीं, सही बात है, मेरी जो अस्त व्यस्तता इतनी खतरनाक है और मैं शराब के सामने शक्तिहीन हूँ। आई एम पावरलेस टू अल्कोहल। ये जब बातें दोस्तों सामने आई, तब ये पहले कदम को अनकंडीशनल मान लिया और लॉक कर दिया। सर ने बोला उसको लॉक कर दो, भी ओल्ड टाइमर ने बोला लॉक कर दो, परिस्थिति कैसी भी आए, कुछ भी हो जाए, पैसा असो वा नसो, बायको असो वा नसो, घाट माझी मध्याची आहे।
मराठी बिग बुक में लिखा है। तो दोस्तों ये सारी चीजें इस लाइन पर जब मैं चलना चालू कर दिया तो धीरे धीरे स्टेप पर करने लगा। बाकी की चीजें जो दूसरा स्टेप तीसरा स्टेप त्याच्या समोरचे स्टेप जे आहेत तो लेने का प्रयास करना चालू किया दोस्तों। तो मला मुझे ऐसा लगता था कि यार एक मुझे नया जीवन मिल रहा है। ये अल्कोहलिक एनोनिमस एक मुर्दे में जान फूकने का प्रोग्राम है, क्योंकि मैं मुर्दा था 101%। 6 महीने पागल के समान घुमा दोस्तों, मैं रोड पे घूमता था और रात हो गई कि घाट में जाके टाइम पास, क्योंकि मुझे मालूम था वहां पे अपने को कोई बोलने वाले नहीं है। अभी रात का मुर्दा आखिरी 10-11 बजे जल गया, सब लोग चले गए। अभी उससे अच्छा प्लेस कहाँ मिलेगा मुझे, कहीं नहीं मिल सकता। तो ये जो मेरी शक्तिहीनता जी थी ये पूरी खत्म हो चुकी थी और अस्त व्यस्तता तो पूरी खत्म हो चुकी थी। जैसे की मैंने पहिला आधी सांगितलंय मी, बायकोच्या कमीत कमी 12 ते 13 वर्षाच्या ज्या जेवढ्या काही साड्या घेतल्या होत्या त्या पूर्ण साड्याचा ढीक पडला हो. आणि त्याच्यानंतर तिथे त्याचे जेवढे काही सलवार सूट्स होते ते पूर्ण ढीक पडला रात्री 12:30 वाजता. काय पागल माणूस आहे, कितना बेशरम, कितना वाह्यात, किती वाह्यात माणूस म्हणता येईल. आणि एक लहानसा मुलगा आणि एक लहानशी मुलगी ते पकडून राहिल्यात, त्यांचे कपडे मी सडासड त्या कैचीनी, मोठ्या कैचीनी कापून राहिलो. क्या 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 अवस्था हो गई मेरी, क्या अवस्था कर दिया मेरे को शराब ने. इसलिए मैंने बोला मैं एक रिबेलियन हो गया था, मैं ऐसा अतिरिक्त हो गया था मैं कि ये शराब ने मुझे कर लिया है, लेकिन इसको मैं कदापि नहीं मानता था, बिल्कुल नहीं, नेवर. पूरी तरह सराबोर ईगो से, पूरी तरह सराबोर रिसेंटमेंट से, पूरी तरह सराबोर एंगर से, ये सारी चीजें मेरे अंदर में कूट कूट के भर रही थी. इसीलिए मैं पहली दफा जब आया तब दोस्तों सरेंडर नहीं हुआ. और जब पूरी तरह मेरा बॉटम हिट हो चुका, पूरी तरह 100% पूरा बॉटम हिट. भाई नहीं पूछ रहे, बहन नहीं पूछ रही है, घर से भगा रहे, गेट से भगा रहे, समाज नहीं पूछ रहा है. काम धंधे जहाँ मेरे होते थे गेट से सिक्योरिटी गार्ड भगाते थे, बोले हम नहीं जानते कौन ठेकेदार है, गेट आउट. बोले तुम्हारा फतवा यहाँ पे आ गया, बोले गेट पर लिख दिया, बोले कि फलाना फर्म का कॉन्ट्रैक्टर आएगा तो उसको बाहर कर दो. क्या अस्थिति मेरी, कैसी कैसे मेरे साथ में, मेरे शराब की वजह से मेरे साथ में जो व्यवहार होता था, इतना मतलब इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स. मला मुझे ऐसा लगता था कि क्या हीनता, क्या हीनपनाची भावना मैंने लोगों को मेरे वजह से दे दिया. ये सब सारी चीजें दोस्तों, पहला कदम जब मैंने 101% लिया उसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं रखा, कोई भी किंतु परंतु नहीं. रहने के लिए जगह नहीं, देयर इज नो प्रॉब्लम. मुझे समय पे खाना नहीं मिल रहा है, नाश्ता नहीं मिल रहा है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं. मुझे काम धंधे नहीं है, मुझे इतना बोला गया था. कुछ भी हो जाए, मी आधीच म्हटलंय की बायको असो वा नसो, कामधंदा असो वा नसो, गाठ मध्याशी आहे. हे जेव्हा दोस्तोंनी ऐकलो आणि मला असं वाटलं की क्या प्रोग्राम बताना चाहता है, मतलब काय अल्कोहोलिक एनिमल्सला काय अभिप्रेत आहे, काय देऊ इच्छित है. एक मुर्दे में सही में जान फूकने का प्रोग्राम दोस्तों. मेरे को जब ये स्टेप वर्क मैंने पहला कदम जब लिया, 101% लाख लगा दिया अनकंडीशनल, और उसके बाद में फिर जर्नी चालू हो गई दोस्तों. यानी पूरा एक्सेप्टेंस आ गया, पूरी पूरी तरह मतलब एक्सेप्टेंस. फिर अभी नहीं, अभी अपना किंतु परंतु नहीं लगाना मुझे. अभी अपना मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ दैट इज अ सेपरेट मैटर, उससे कोई लेन देन नहीं मेरे को. मैं कितना कमाने वाला था उससे कोई लेना देना नहीं है. ये जो कदम लिया और पूरा 100% एक्सेप्टेंस किया बाय हार्ट से. तब कहीं मेरे जो ग्रीवेंसेस थे, मेरे जो समस्याएं थी, मेरे जो हर्डल्स थे, मेरे जो प्रॉब्लम्स थे, मेरी जो अड़चनी थी, ये स्टेप्स लेने के बाद में धीरे धीरे बाकी चीजों में इजाफा होते गया. मतलब पूरी चारों तरफ से निगेटिविटी फैली हुई थी कि मैं बोलता था कि कैसा पॉसिबल है यार, कैसे ये मीटिंग वीटिंग में क्या दारू छुट्टी क्या. ये मेरी मानसिकता थी, क्योंकि नामी डॉक्टर्स के पास में लेके गए, नामी साइकेट्री के पास में लेके गए, रिहाब सेंटर में रहा, तो फिर कैसा विश्वास करूं. लेकिन दोस्तों वो विश्वास आप लोगों ने, आपके अनुभव में जो एक मादा था, वो मादे ने मुझे एक म्हणजे सुतासारखा सरळ केला, सुतासारखा. वो फिर घमंड नहीं रहा दोस्तों, कुछ घमंड. धीरे धीरे एक पहले कदम के तहत इतना जो मेरे अंदर में जो घमंड था, वो प्रोग्राम में यहाँ बोला गया भाई, फर्स्ट ऑफेंडर, रिसेंटमेंट इज द फर्स्ट ऑफेंडर, ईगो इज द फर्स्ट ऑफेंडर. कि पहला मेरा एनिमी है, पहला मेरा दुश्मन है, इसके ऊपर मुझे काम करना पड़ेगा, वो भी आजीवन, निरंतर.
दोस्तों जब मैंने पहला कदम नम्रता के साथ 100% सरेंडर के साथ में लेना चालू कर दिया, तो मुझे लगा कि एक नया जीवन मिल सकता है अपने को यहाँ पे। ये एक सोच, एक विश्वास, एक श्रद्धा और एक विलिंगनेस तैयार हो गई दोस्तों। और फिर जो सब कुछ चला गया था मेरा, फिर धीरे धीरे वाइफ के साथ में पैचअप हो गया। जो समाज में इज्जत चले गई थी, आज 2 लोग पूछते हैं, काम धंधे मेरे चले गए थे, फिर से मैं खड़ा हो गया। फिर से उसी डिपार्टमेंट में मुझे अभी 6-8 महीने पहले और एक कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये भौतिक सुख की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि भाई आई एम नॉट इन एग्जिस्टेंस, मेरा अस्तित्व खत्म हो चुका है। अभी पगले के समान मैं घाटों में अपना टाइम पास करता था, 5-5, 6-6 महीने रात में वही रहना साला। मतलब क्या है, अभी मरने के लिए भी तैयार। मतलब अभी क्या करना, दारू नहीं छूट रही है, इतना इतना पावरफुल दारू है मेरे सामने की मैं ये मालूम ही नहीं था कि साला ये इतनी अस्त व्यस्तता करेंगी। और केवल दारू का जो मामला नहीं था, बाकी मामले में पूरी अस्त व्यस्तता, काम धंधे में अस्त व्यस्तता, रिलेशनशिप में अस्त व्यस्तता, बाकी अन्य चीजों में अस्त व्यस्तता, मतलब हर जगह। पर मैं मानता ही नहीं था प्रोग्राम आधी मी जसं सांगितलं की एक सुतासारखा सरळ करून टाकते, किती आळा तेढा असला तर बस। मेरे अंदर में दोस्तों एक नम्रता आई, एक विश्वास आया और एक ऐसा लगा कि ये प्रोग्राम ईमानदारी का है, ईमानदारी से मुझे चलना पड़ेगा और बताने से ज्यादा जीना पड़ेगा, क्योंकि अल्कोहलिक का प्रोग्राम बताता है कि भाई बताने से ज्यादा जीने का है। एक आध्यात्मिक प्रोग्राम है, ये आध्यात्मिकता मुझे किसी ने बताया नहीं, ये इतना किलो है या इतना किलोमीटर है। स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट अ थ्योरी, वी हैव टू लिव इट। आध्यात्मिकता ये कल्पना, परिकल्पना या सिद्धांत नहीं हो सकता है, ये जीने का मार्ग है। मुझे बड़ा अच्छा लगता था, ये मतलब धार्मिक प्रोग्राम नहीं है, शायद धार्मिक होता तो मैं नहीं रुकता था, लेकिन आध्यात्मिक है, एक साइंटिफिक लेवल पर। तो मैं रुक गया दोस्तों। ओवरऑल ये सारी चीजें, अनुभव, स्पॉन्सर, आप लोगों का और ओल्ड टाइमर की मदद, तो मेरे अंदर में जो माइंड मेरा सफोकेटेड रहता था बार 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 बार, तो दोस्तों कहीं ना कहीं थोड़ा पेशेंस आ गया। और ये जो मेरी अस्त व्यस्तता कर चुकी थी शराब, और उसके ऊपर में मैंने जब काम करना चालू किया, हर हर पार्ट में अस्त व्यस्तता, ऐसा कोई भी एक ही पार्ट नहीं था कि मेरी एक ही 2 या 3 पार्ट में मेरी अस्त व्यस्तता हो चुकी है। एवरी पार्ट इज डैमेज, पूरी तरह डैमेज, पूरी तरह डैमेज। और फिर दोस्तों आध्यात्मिकता की बात करता, अल्कोहलिक एनोनिमस तो आध्यात्मिकता ओवरऑल स्पिरिचुअलिटी की बात करती है। तब मालूम पड़ा दोस्तों कि भाई सॉरी ये जो कि यहाँ बोला गया बार बार कि विलिंगनेस टू ग्रो इज द एसेंस ऑफ ऑल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। मेरी विकसित होने की, मेरी बढ़ने की अगर इच्छा है, तो ये सभी आध्यात्मिक विकास का सार है। अभी 3-4 दिन पहले का हमारा एजबिल सीजिट, इसमें भी लिखा है। ये दोस्तों नई नई चीजें मुझे आपके अनुभव से, और थोड़ा लिटरेचर देखता था मैं, तो ये नई नई चीजें, मतलब मेरे को मेरे सिलेबस में कभी आई नहीं ये चीजें। मैं बोला ये क्या है नई नई चीजें, तो एक उमंग, एक उत्साह, एक नई जिज्ञासा, एक नया, मुझे बड़ा नया नया लगता था। मतलब मेरे को ओल्ड टाइमर ने मुझे 3 साल ही हो गया कि तीसरा मेडल लिया है। लेकिन दोस्तों आपके जो अनुभव थे, जो भी अनुभव मैं सुनता था और अपना एनालिसिस करने लगा कि सही में आप लोग जो बता रहे हैं यार, मेरे मेरे साथ में तो पूरी सारी चीजें हो चुकी है। तो दोस्तों एक नया जीवन, एक एक सुंदर जीवन, एक हैप्पी जीवन, यहाँ सब लोग बोलते थे कि यार एक नवीन जीवन, एक हैप्पी जीवन, एक फियरलेस लाइफ। तो दोस्तों ये सारी चीजें जब करने लगा, तो मैंने बोला मेरे अंदर में भी, हमारे लाइफ में भी कुछ ना कुछ बदलाव हो सकता है, टाइम लगेगा, नो प्रॉब्लम। तो दोस्तों पूरी तरह से सरेंडर हो गया, डेली मीटिंग करने लगा, फेलोशिप में रहने लगा, ओल्ड टाइमर की मदद लेने लगा और स्पॉन्सर की मदद लेने लगा। तो दोस्तों धीरे धीरे ऐसा एक बदलाव चालू हो गया मेरी जिंदगी में कि एक मुझे लगा कि मुझे नया जीवन मिला है, मुझे एक नया जीवन मिला है। ये मेरे घर के लोग बोलते हैं, आज मेरे फॅमिली के लोग बोलते, क्योंकि उन्होंने मेरे को बाहर ही कर दिया था ना, बाहर ही मेला, हा तू मेलाच म्हणे, आता घरी यायची गरज नाही तुला, आणि सगळे दरवाजे बंद। माझी मिसेस म्हणायची तुम मर गए बोले हमारे लिए, आई वांट टू डायवर्स। वो रात के 12 बजे का उसका शब्द था, बहुत बार तुमको मौके दिए, मी 2 मुलांचं भांडे घासीन किंवा कोणाच्या बंगल्यावर काम करीन, तुम्ही आम्हाला नको नको आम्हाला। रात्री 12 वाजता जाऊन रडत भूकत ते लोक चालले। क्या अवस्था कर दिया था, क्या अन्याय, क्या कैसा आदमी था मैं साला। सही में आज मैं देखता हूँ अपना
अतीत को कि सही में मैं ऐसा था क्या, लेकिन कितना रिविलियन बन गया मैं, कितना पाखंडी आदमी बन गया मैं कितना आतंकी आदमी बन गया था। तो दोस्तों ये जो पहला कदम मैंने 101% स्वीकार भाव किया अपनी जिंदगी में, और जो भी हुआ अभी यही रुक जाओ नाटेड के तहत मैं रुक गया। और साथ ही ये पहला कदम भी जब लिया मेरी जिंदगी में, तो सारी चीजें आज भरी नहीं दिखती है, हरी भी नहीं दिखती है, लेकिन जो जिंदगी अल्कोहलिक एनोनिमस मुझे दिया या देना बाकी है और आगे लाइफ में, तो एक अलग फोरसाइट है, एक अलग दृष्टिकोण है मेरा कि भाई नहीं यार, मुझे इधर ही रहना है अभी, मुझे इधर ही रहना है, इधर ही मरना भी है। एक प्लीजिंग लाइफ, एक जॉयफुल लाइफ, एक फियरलेस लाइफ, एक हैप्पी लाइफ अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में दोस्तों आपके अनुभव से एक ऊर्जा नहीं मिली मुझे, और एक मुर्दे में ऊर्जा आप लोगों ने डाला, और एक जिंदापन, एक नया जीवन मिलने के कगार में जब मैं शुरू हो गया। एक आखिरी लाइन बोल के मेरे अनुभव को विराम दूंगा। पशु की हो तो पनैया, नर का कछु न होए, नर जो करनी करे सो नर का नारायण होए। भैंस या गैया जब मरती है, कोई भी पशु मरता है, तब उसकी खाल उगाड़ी जाती है और वो खाल से चप्पल और जूते बनते हैं। लेकिन अगर इंसान मरता है तो उसका कुछ भी नहीं आउटपुट होता है, उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। लेकिन उसके आगे जाके एक फिलोसोफर ने बोला है, नर जो करनी करे तो नर का नारायण है। इंसान अगर ऐसा कोई काम करे तो नारायण का मतलब हमको कोई संत महंत पंडित नहीं बनना है, या बहुत बड़ा कोई साधु संत नहीं बनना है। मैं अगर एक नए भाई की मदद करता हूँ, उसके बाद में मेरे को मेरी औकात मालूम पड़ती है कि पहला दिन मेरा क्या था। तो दोस्तों बस यही काम करते रहता हूँ धीरे धीरे, और अपनी जो रुकी सुखी जिंदगी है, एक सुंदर जिंदगी आज उसमें तब्दील हो गई है, मुझे नजर आ रहा है। जो गया हुआ परिवार था दोस्तों आ गया है आज, काम धंधे चले गए थे वो भी आ गए छोटे मोटे लेवल पर। और जो समाज में इज्जत नहीं थी दोस्तों, भाई नहीं पूछता था, आज भाई पूछता, बहन बहन पूछती है। ओवरऑल एक सुंदर जीवन जीने का प्रयास कर रहा हूँ। तो दोस्तों जो मेरे अनुभव थे मैंने बताने का प्रयास किया। आप सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ। फिर से इस ग्रुप का मैं बहुत ही तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि फिर से मुझे आपने मौका दिया, आप लोगों ने शांति से सुना। थैंक यू चेयरमैन साहब, थैंक यू।